सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस हम आप लोगों के लिए टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके एंड जीएस से रिलेटेड लेकर आए हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि बी रेडी फॉर सिलेक्शन। तो गाइस ये 2024 में आप लोगों का एसएससी जीडी वाले का एग्जाम है। तो प्लीज़ गाइस ये आप लोग इसको हल्के में नहीं लीजिए और अच्छे से अच्छा अपना रिवीजन करिए, अच्छे से अच्छे टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग एग्जाम में सक्सेसफुल हो। और क्योंकि 2024 है तो वैकेंसी तो खैर आते रहते हैं, लेकिन आपको हर टाइम अपना बेस्ट देना है ताकि आप अपना सिलेक्शन पाओ। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी और ज़्यादा टाइम का ये क्वेश्चन भी नहीं है गाइस। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं टॉप 30 में। तो प्लीज़ इसको एक बार देखिए ज़रूर। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि रंगोली किस स्थान की मुख्य कला है? तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो रंगोली जिस स्थान की मुख्य कला है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र की। और जो ओडिशा है, इसमें सौरा जो है, सौरा इसकी प्रमुख लोक कला है। और सिक्किम में यांगथांग जो है वो इसकी प्रमुख कला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि एलिफेंटा गुफा किस देवता के लिए समर्पित है? तो गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिफेंटा गुफा से क्वेश्चन देखने को मिलते ही। तो ऑप्शन ए कृष्ण भगवान को समर्पित है, या ऑप्शन बी विष्णु भगवान को समर्पित है, या ऑप्शन सी शिव भगवान को, या ऑप्शन डी इंद्र भगवान को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। शिव भगवान को ये एलिफेंटा की गुफा समर्पित है। और अगर ये पूछ ले कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और गाइस मैंने सारी चीजों का हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो मैंने यहाँ पे। तो कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को देखें और अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैं बहुत अच्छा लाई हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे गलती लिखा गया तो मैं इसको सही कर देती हूँ। तो इस सीधे एम लिख देती हूँ ताकि याद रखिएगा गाइस कि एलिफेंटा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है और ये शिव भगवान को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन तो एक बीपीएससी के क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कभी कभी पूछ भी देता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। तो ऑप्शन ए जय संहिता, ऑप्शन बी वाल्मीकि, या ऑप्शन सी गीतोपनिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जय संहिता। और गाइस वाल्मीकि जो है वो रामायण का प्राचीन नाम है, और जो गीता उपनिषद है ये गीता का प्राचीन नाम है। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी महाभारत कभी रामायण ये सब के बारे में पूछ ही लेता है। तो मैं इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्पेशली मैं एसएससी जीडी वालों के लिए लाई हूँ जो बहुत ज्यादा उनको हेल्पफुल करेगा। तो गाइज इसे हल्के में नहीं लीजिएगा और एग्जाम की तैयारी थोड़ा सीरियस करिए और क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करिए और टेस्ट सीरीज का जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जो नृत्य से रिलेटेड तो आता ही है। तो मैं इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी कर रही हूँ कि जो मैं ऑप्शन डाली हूँ मैं उसको भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को हर चीज का क्लियर हो, आप लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ ये क्वेश्चन देखा और ये आंसर देखा। मैंने इसमें पूरा ऑप्शन, अगर इसमें जो भी है मैं उसको भी पूरा क्लेरिफाई कर रही हूँ ताकि आप लोगों का पूरा चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, या ऑप्शन बी तमिलनाडु का, या ऑप्शन सी केरल का, या ऑप्शन डी मणिपुर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केरल का है मोहिनीअट्टम, और उत्तर प्रदेश का जो है वो है, तो कथक जो नृत्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश का है। तो याद रखिएगा कि मोहिनीअट्टम केरल का, उत्तर प्रदेश में जो नृत्य है वो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु में है जो है वो है भरतनाट्यम, और मणिपुर में तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, ये मणिपुरी डांस के बारे में, नृत्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी? देखिएगा इसमें यहाँ पे मोहिनीअट्टम, यहाँ पे पहली धातु, ताकि ये क्या है ना कि हम लोग जो पिक्चर देखते हैं कभी कभी तो वो चीज हमें याद रहती। तो मैंने बस उसी का ये किया है कि ताकि आपको कुछ क्वेश्चन हाईलाइट कर दूं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगा।
ताकि आप वो चीज़ भूलिएगा नहीं। आप 1 से 2 बार देखिए, मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कॉपर, या ऑप्शन सी निकेल, या ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कॉपर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु। और अगर प्राचीन में पहली धातु, जो सबसे पहली धातु उपयोग की गई थी, वो थी तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है। देखिए, मैं इसको भी हाईलाइट किया, ये सब याद रखिएगा गाइस, यहाँ सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन हमेशा लाऊंगी। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी केरल। सबसे अधिक जो वन्य जीव अभयारण्य है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कि योजना का उल्लेख किस सूची में किया गया है। तो ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी केंद्र सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, समवर्ती सूची में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राज्य सूची है ये राज्य के अंतर्गत आता है, जो केंद्र सूची है वो केंद्र के अंतर्गत आता है, और जो समवर्ती सूची है वो राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आता है। और जो अवशिष्ट सूची है ये बहुत लोगों को नहीं पता है, सिर्फ ये 3 सूचियों के बारे में ही पता है, और ये अवशिष्ट सूची के बारे में नहीं पता है। तो अवशिष्ट सूची है कि जो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची में जो विषय शामिल नहीं है उसे अवशिष्ट सूची में रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेकर आई हूँ कि आप लोग थोड़ा ही देखें, बहुत बट बहुत सारी चीजों का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं सारे ऑप्शन को आपको क्लेरिफाई कर रही हूँ, ताकि आप उस चीज को भी याद रखें। जरूरत पड़े तो प्लीज इसे नोट बना लीजिएगा। जिन लोगों को ये है कि मतलब थोड़ा सा नोट बना लेना चाहिए तो बना लीजिए, लोगों को भी काम करेगा, क्योंकि आप लोगों के एसएससी जीडी का एग्जाम अभी थोड़ा है, बिजी टाइम है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कि सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता कौन है। तो इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय सभ्यता कौन सी है। तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिंधु घाटी की सभ्यता। और यहाँ पे ये भारतीय सभ्यता पूछ रहा है, और अगर पूछ दे कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो है वो सबसे पुरानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत में अवशिष्ट शक्ति निहित है। तो देखिए, मैं अभी जस्ट बताई थी। तो ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। और ये जरूर याद रखिएगा कि जो विषय ना राज्य सूची, ना समवर्ती सूची और ना ही केंद्र सूची में सम्मिलित है उसे अवशिष्ट सूची में रखा गया है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका संविधान में ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी संघ लोक सेवा आयोग, या ऑप्शन डी योजना आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा योजना आयोग। योजना आयोग हमारा करेक्ट आंसर होगा। और निर्वाचन आयोग जो है उसको आर्टिकल 324, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 324 आर्टिकल में इसका उल्लेख है। वित्त आयोग का 280 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। और संघ लोक सेवा आयोग का 315 से 323, 315 से 323 में इसका उल्लेख है संघ लोक सेवा आयोग का। निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 324 में, और वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में। और योजना आयोग का तो ये संवैधानिक निकाय है ही नहीं, तो इसको तो संविधान में रखा ही नहीं गया। तो ये सब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, और आर्टिकल से रिलेटेड तो प्रश्न आते ही हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कि शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का मतलब है। तो ऑप्शन ए तत्काल भुगतान आदेश, ऑप्शन बी आंतरिक नीति प्राधिकरण, ऑप्शन सी इनिशियल पब्लिक ऑफर या ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय भुगतान दायित्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है उसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल का रूप नहीं है। तो ऑप्शन ए बीजाणु निर्माण, ऑप्शन बी परागकण, ऑप्शन सी मुकुल या ऑप्शन डी वनस्पति प्रसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। परागकण इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा, यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी हाईलाइट कर रखा है, मैंने सारे प्रश्न को हाईलाइट कर रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और चीजें बहुत ज्यादा आप लोगों को याद हो। क्योंकि कोई चीज हाईलाइट होती है ना तो वो चीज हमारे दिमाग में जल्दी जाता है। और मैं इसलिए आप लोगों के सारे ऑप्शन को भी क्लेरिफाई कर रही हूँ गाइस, प्लीज। तो इसे पूरा देखिए और अपने एग्जाम को क्लियर करिए। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है? तो दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है। तो ऑप्शन ए बोमडीला दर्रा, ऑप्शन बी दीफू दर्रा, ऑप्शन सी बारालाचा दर्रा या ऑप्शन डी यांग दर्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बारालाचा दर्रा। क्योंकि बोमडीला दर्रा भी हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है और यांगयाब दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन बारालाचा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर होगा कि बारालाचा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय संगठन कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 1945। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि सार्क की स्थापना, ये भी बहुत टाइम के क्वेश्चन देखने को मिले कि सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 8 दिसंबर 1985 को, ऑप्शन बी 9 जनवरी 1980 को, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1976 को या ऑप्शन डी 24 दिसंबर 1990 को। तो कभी कभी सिर्फ ये दे देता है और कभी कभी हमें डेट भी देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं डेट भी दे दी हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर डेट मिले तो आप लोग डेट का करिए और अगर आप लोगों को ईयर पूछे तो ईयर का दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1194 में, ऑप्शन बी 1527 में या ऑप्शन डी 1565 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 1565 में। और जो 1539 में हुआ था वो युद्ध हुआ, तो इसमें चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 में जो हुआ था वो चौसा का युद्ध हुआ था जो शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था और 1527 में आप लोगों को पता ही होगा कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था जो बाबर मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कि किसके द्वारा दिया गया था करो या मरो का नारा? तो ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन सी मंगल पांडे या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था और मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था मारो फिरंगी। मारो फिरंगी को ये आप लोगों को पता ही होगा कि 1857 में मंगल पांडे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऑप्शन ए जो दिए थे भगत सिंह का, तो भगत सिंह जो नारा दिए थे वो दिए थे इनकलाब जिंदाबाद का।
तो भगत सिंह किसका दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद का, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि करो या मरो का ही नारा पूछ ले, किसी का भी नारा पूछ सकते हैं। इसीलिए हम ये ऑप्शन में आपको सारी चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। मैं ये चीज़ बार-बार आपको बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए, बहुत सारी चीज़ क्लियर करेगा। तो भगत सिंह दिए थे और सुभाष चंद्र बोस जो दिए थे, वो जय हिंद का नारा दिए थे। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1903 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1909 में या ऑप्शन डी 1901 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1905 में। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था, जो हुआ था बनारस में। याद रखिएगा कि ये बनारस में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। और जो 1903 में हुआ था वो हुआ था 19वां अधिवेशन हुआ था जो 1903 में हुआ था। और इसका जो स्थान था वो था मद्रास। मद्रास इसका स्थान था। ये सब याद रखिएगा। और जो 1909 में हुआ था वो हुआ था लाहौर। लाहौर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मदन मोहन मालवीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1903 में या ऑप्शन सी 1905 में या ऑप्शन डी 1940 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग का गठन 1905 में हुआ था और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था। पाकिस्तान की मांग भी 1940 में ही की गई थी। तो ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1903 में जो है वो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1930, तो 1930 के बारे में तो बताना भूल गई। जो 1930 में जो हुआ था वो हुआ, तो इसमें तो बहुत कुछ हुआ था। ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था। तो ये सब 1903 में ये चीज हुई थी। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक या ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मौर्य समाज के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत टाइम देखने को ये क्वेश्चन मिलते हैं कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी सिंधु या ऑप्शन डी रावी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रावी। हड़प्पा जिस नदी के किनारे है वो है रावी नदी के किनारे। और कभी-कभी हड़प्पा की जगह पे मोहनजोदड़ो के बारे में भी पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है। तो इसको वो जो करेक्ट आंसर होगा वो सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो है। तो ये सब याद रखा करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सतलज जो है वो रोपड़ नदी के किनारे है। रोपड़ जो है वो सतलुज नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कि एलोरा की गुफाएं के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए चंदेल राजाओं द्वारा, ऑप्शन बी राजा मानसी द्वारा, ऑप्शन सी बुधो द्वारा या ऑप्शन डी राजा मदन सिंह द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बुधो द्वारा। एलोरा की गुफाओं के जो संस्थापक हैं वो बुध के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत की कौन सी नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कि भारत और चीन की कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैनर हिम रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा या ऑप्शन डी हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत और चीन की कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो वो है मैकमोहन रेखा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मैकमोहन रेखा। और अगर रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछ ले तो वो है, तो ये भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। मैनर हिम रेखा के बारे में पूछ ले तो ये है रूस एवं फिनलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और हिंडनबर्ग रेखा पूछ ले तो जर्मन एवं पोलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो ये सब याद रखिएगा कि जर्मन और पोलैंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी आरती शाह या ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मीरा कुमार। और ऑप्शन नंबर बी की बात करूं देविका रानी रोनी के बारे में, तो ये थी कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी। प्रथम अभिनेत्री थी, ये याद रखिएगा कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी थी। और हमारी जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। और आरती शाह जो थी वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला थी, आरती शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, या ऑप्शन सी भाग 3 में, या ऑप्शन डी भाग 4 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाग 3 में जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है। भाग 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 3 में जो हमारा मौलिक अधिकार है वो 12 से लेकर 35 तक है, ये याद रखिएगा। ये भी बहुत टाइम पूछ लेता है कि कितने से कितने तक है, तो ये याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो है हमारा वो भाग 3 में है और 12 से लेकर 35 तक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और ये 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 6। तो 20 नंबर 6 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है? तो ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी दीफू दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा, या ऑप्शन डी नीति दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जोजिला दर्रा जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर में। और अगर दीफू दर्रा की करें तो दीफू दर्रा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। और नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में। और जो नीति दर्रा जो है वो है हमारा उत्तराखंड में। ये सब याद रखिएगा, दर्रा से रिलेटेड प्रश्न आते ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, या ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि चॉकलेट सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में क्या होता है? तो ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी जिंक, या ऑप्शन डी सीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा निकेल। निकेल जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उच्च मात्रा में जो है निकेल रहता है जिसकी वजह से चॉकलेट बहुत नुकसानदायक होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 कि केसर का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर शीर्ष राज्य पे है। चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है। और गाइज अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत को एप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। तो आखिरी सवाल है हमारा कि हरित क्रांति जो संबंधित है, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन था इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डाली हूँ। तो ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी मछली उत्पादन, या ऑप्शन सी अनाज उत्पादन, या ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनाज उत्पादन। तो चलिए आज के लिए इतना ही गाइज। होपफुली आप लोगों को आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।